हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग। हम लोग बात कर रहे थे, एक श्रृंखला है करंट अफेयर्स की। अगर आप आने वाले समय 2021 में यूपीएससी देने वाले हैं, आज से 10 दिन में 10वें दिन एग्जाम है, आप देखेंगे तो इस संडे निकल के नेक्स्ट संडे को एग्जाम आपको रहेगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यूपीपीसीएस 24 अक्टूबर को जो प्रस्तावित है, इसके साथ साथ आरओ जेपीएससी जो है बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने के बाद अब क्या है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो खासकर ये श्रृंखला आप देखेंगे यूपीपीसीएस, आरओ, बीपीएससी, आरपीएससी और जे उत्तराखंड पीसीएस जो प्रेजेंट टाइम में एग्जाम होने को हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये करंट अफेयर्स की श्रृंखला है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या है, एग्जामिनेशन हॉल में काफी सभी क्वेश्चन नहीं लेकिन नियर अबाउट आपके क्वेश्चन वहां तक करंट अफेयर्स में सही होने की संभावना होगी। अगर आप इन सभी चीजों को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं। मूवीशाला प्लेटफॉर्म है, आप देखेंगे लर्निंग ऐप है, उसे क्या है, डाउनलोड करेंगे। उसके माध्यम से आप इंदिरा सिविल सर्विसेज के तहत इन वीडियोस को देख सकते हैं, इनके चीजों को सुन सकते हैं, अपने एग्जामिनेशन हाल में अपनी सफलता का आधार बना सकते हैं। तो आप देखेंगे हम उन चीजों को बता रहे हैं जो एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो आप देखेंगे हमारा कोड है, सबसे पहले देख लीजिए, हमारा कोड है अनुज 6684 कोड को यूज करते हुए आप इसके साथ साथ इससे पहले के जो भी क्लास हैं वो भी सेम इसी कोड के साथ देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्या है, अगर यूपीएससी दे रहे हैं, ठीक है, यूपीपीसीएस देने जा रहे हैं, बीपीएससी देने जा रहे हैं, ठीक है, और आरपीएससी देने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ कौन सा, यूकेपीसीएस, और आप ये भी देखेंगे आरओ, ठीक है। साथ में और भी आप देख सकते हैं कि यूपी SSSC एंड अदर एग्जाम। आप इन सभी फॉर्म के साथ अदर है कि कोई स्टेट आपसे छूट रहा हो तो वह आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे। आप कोई वनडे एग्जाम की श्रृंखला का एग्जाम दे रहे हो तब भी आपसे करंट अफेयर्स पूछी जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स सेक्शन की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज के इस सेशन में देखेंगे प्रस्तावित महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आपसे यूपीएससी सबसे ज्यादा पूछती है, याद रखिएगा, ठीक है। यूपीपीसीएस भी पूछेगी, सभी एग्जामों में आने की संभावना प्रबल है। तो आप देखेंगे क्या है, इसकी अवस्थिति आप सबसे पहले पूछी जाएगी, कहाँ है। तो ऐसी अवस्थिति स्टेट कमीशन पूछते हैं, तो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। और कहाँ है, पूर्वी घाट क्षेत्र। इस पॉइंट को याद रखना है, या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा, ठीक है। दक्षिणी भाग छोड़िए, पूर्वी घाट क्षेत्र की उड़ीसा पूर्वी तट पर स्थित है। तो देखेंगे गजपति और गंजाम जिला, इसे छोड़ दीजिए। प्रस्तावित रिजर्व का क्षेत्रफल आप इसे याद रखें ना रखें कोई फर्क नहीं है। इस क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति, ये भी आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। लिखा है कि इस रिजर्व जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, इसमें पहला सौरा जनजाति है और दूसरा कांधा। तो जनजाति सिस्टम में आप देखेंगे भारत में बहुत सारी जनजातियां हैं, कहां कहां पाई जाती हैं, किन राज्यों में नहीं पाई जाती हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आप देखेंगे कि सौरा और कांधा जनजाति इस क्षेत्र में क्या है, निवास करती हैं। या पूछेगा उड़ीसा राज्य की जनजातियों से, तब भी आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। पूर्वी घाट क्षेत्र में पूछा जाएगा, तब भी आपको ये वो जनजाति बताना है। इसके साथ साथ कौन अधिसूचित करता है, ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछ सकती है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु मंत्रालय, ऐसा जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कौन करता है, ये क्वेश्चन आपसे कोई भी सबसे ज्यादा यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है। फिर अदर स्टेट के
जो कमीशन है वो भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप देखेंगे आपने दो चीजें हैं, महेंद्रगिरी बायो रिजर्व जो है इस पे रिजर्व कहाँ है, उड़ीसा राज्य के है। उड़ीसा राज्य में कहाँ है, पूर्वी घाट क्षेत्र पे है। पूर्वी घाट क्षेत्र के साथ साथ यहाँ निवास करने वाली जनजाति हैं सौरा और कांधा, दो जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। दो जनजातियों के बारे में आपने उड़ीसा या पूर्वी घाट क्षेत्र के बारे में पढ़ा। अन्य जनजातियों की चर्चा आप ज्योग्राफी में भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे कि इसमें और कौन हो गए कि इनका कौन अधिसूचित करता है, तो हमने बताया कि अधिसूचना केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ऐसी अधिसूचना जारी करता है या अधिसूचित करता है। आपको ये पॉइंट भी अपनी डायरी में नोट डाउन करके रखना है। आगे बात करें अन्य तथ्यों के, तो विशेष क्या है कि महेंद्रगिरी जो है जैव विविधता से समृद्ध एक पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र है। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इकोलॉजी आज स्टेट पीसीएस के साथ साथ यूपीएससी के सिलेबस में आप देखेंगे जुड़ा हुआ है। प्रीलिम्स से ही मेंस तक आपको इन चीजों को पढ़ना है। तो इन चीजों को आप देख सकते हैं कि इसका विशेष पार्ट है कि आप देखेंगे विशेष इसमें है कौन सूचना है, कौन जारी करता है। तो इस चीज के साथ साथ आप देखेंगे कि विशेष है कि जो महेंद्रगिरी बायो रिजर्व स्पेयर है ये जैव विविधता से समृद्ध एक पर्वतीय पारिस्थितिकीय तंत्र है। ऐसा क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, ये फैक्ट के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ अन्य तथ्यों की चर्चा करें तो उड़ीसा का प्रथम बायो रिजर्व स्फीयर रिजर्व देखेंगे। ये प्रथम छोड़ दीजिए, कौन सा है, सिमलीपाल है पहला रिजर्व, मयूरभंज जिले में है। मयूरभंज जिले से कौन कौन से माइनिंग होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ वर्ष 1994 में ये पहला सूचित किया गया था। 9 में यूनेस्को द्वारा इसे क्या किया गया था, मैन एंड द बायोस्फीयर, ठीक है, के कार्यक्रम के तहत वैश्विक नेटवर्क में शामिल है। ये क्वेश्चन भी आपसे क्या है, नोट डाउन कर लीजिए। इसे पूछे जाने की संभावना एग्जाम में आपसे है कि आप इसका उत्तर दें। दूसरा, वर्तमान समय में कहेंगे अधिसूचित, वर्तमान में भारत में कितने अधिसूचित हैं, कुल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कितने हैं, जिसमें 12 यूनेस्को के क्या है, मैप कार्यक्रम के, मैप क्या है, मैन एंड द बायोस्फीयर, तो इसके तहत शामिल हैं, के तहत शामिल बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हैं। आप इसे देखेंगे। इसके साथ साथ आपने इन चीजों को देखा, आपने महेंद्रगिरी बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा, उड़ीसा के अन्य तथ्यों के बारे में पढ़ा, और इन तथ्यों के साथ साथ कुछ आप ट्रेडिशनल पार्ट से इसमें अन्य जानकारियों को जोड़ते हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आप जोड़ सकते हैं। कारण करंट अफेयर्स का विषय है, ट्रेडिशनल पार्ट इससे जुड़ा हुआ है, चाहे वो ज्योग्राफी का हो चाहे वो इकोलॉजी का हो, दोनों सेक्टरों को आप जो है इनमें जोड़ सकते हैं। अब आगे बात करें इस सेक्शन में कि कौन सा है, विश्व सतत विकास सम्मेलन। आजकल सतत विकास की प्रक्रिया जारी है। भारत में योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं का दौर खत्म हुआ, लेकिन आप देखेंगे कहीं ना कहीं सतत विकास की प्रक्रिया को अभी भी भारत सरकार ने अपने कार्यक्रमों में जारी रखा है। तो इस क्रम की बात करेंगे तो देखते हैं सतत विकास कार्यक्रम के तहत आपको दिखाई पड़ेगा कि सतत विकास क्रम में कौन कौन से चीजें हैं। तो सतत विकास कार्यक्रम ये करंट अफेयर्स है 2021 फरवरी आप देखेंगे, और ये देखेंगे आयोजन स्थल इसका पूछा जा सकता है, सम्मेलन है, समिट है। इसमें दो चीजें कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली भारत, आप देखेंगे विश्व का सतत विकास सम्मेलन है, भारत में आयोजित हुआ है, इसलिए भारत से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। आगे बात करेंगे उद्घाटनकर्ता भारत की तरफ से होंगे, देखेंगे मेजबान देश हैं, तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल मतलब
क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोविड-19 चल रहा है तो वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया। तो देखेंगे आयोजक क्या है। आयोजक इसका कौन है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेस जो है इंस्टीट्यूट, जिसे टेरी नाम जानते होंगे। टेरी से रिलेटेड आप देखेंगे भारत के पचौरी साहब जुड़े थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था संयुक्त रूप से। तो देखेंगे द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, इनकी तरफ से ये आयोजक किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बनता है, कौन इसका आयोजक है, तो आयोजक टेरी था। ठीक है, भारत में आयोजित हुआ। आपसे थीम पूछी जाएगी और ये थीम यूपी पीसीएस के लिए पेड क्वेश्चन है। आप देखेंगे यूपी पीसीएस के लिए इस क्वेश्चन को पेड क्वेश्चन के रूप में मान के चलिए। अपना साझा भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण, क्योंकि क्या है, सतत विकास। तो क्या है, अपने साझा भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण, ऐसा आपसे पूछा गया है। रीडिफाइनिंग, आप देखेंगे अवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल, ये चीज भी आप देख सकते हैं। ऐसी क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि ये किस चीज को परिभाषित करता है, क्या सतत विकास है, इस किस थीम पर है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेरे बच्चों, आप चलते हैं टेरी के बारे में। तो थोड़ा सा टेरी के संदर्भ में देख लेते हैं। टेरी के संदर्भ में आपने उन्होंने दिखाया है कि टेरी कैसे स्थापना हुई, क्या कार्य कर रहा है, ये भी देख लेते हैं। तो टेरी की बात करेंगे। टेरी की स्थापना 1974 में होती है। ये क्वेश्चन आप चलें, जब टेरी की स्थापना होती है आप चलेंगे तो जो संस्थापक थे टेरी के, वो दरबारी यश सेठ। ये क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक स्टेट कमीशन में पूछा नहीं गया है, लेकिन अब चर्चा में है, करंट अफेयर्स में है ऐसी चीज। इसलिए आप देखेंगे टेरी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में महानिर्देशक डॉक्टर विभा धमन इस टेरी की महानिर्देशक हैं। आप थोड़ा सा टेरी के बारे में अन्य जानकारी भी जुटा सकते हैं, क्या क्या कार्य किए हैं, वैश्विक स्तर पर टेरी क्या क्या कार्य कर रही है, इन चीजों को भी अपने तैयारी का हिस्सा बनाते हुए इस चीज को जोड़ सकते हैं। आगे बात करते हैं कि प्रथम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह। आप देखेंगे सड़क सुरक्षा की बात काफी समय से चर्चा हो रही है। सड़क सुरक्षा से काफी ज्यादा दुर्घटनाएं घट रही थी। तो कहा कि प्रथम क्या है, प्रथम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह, ये भी 2021 का ये टॉपिक है। आप देखेंगे ये भी था फरवरी 2021 की घटना है। और आप याद रखेंगे कि इसकी थीम क्या है, तो थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ठीक है, यही पॉइंट आपको याद रखना है अपनी डायरी में। ठीक, आप नोट कर लीजिए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप देखेंगे कि आयोजक है आपका स्थल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इस सड़क सुरक्षा का आयोजक करता है। आयोजक यही कर रहे हैं। देखेंगे उद्घाटन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। तो दो मंत्रालयों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आप इसे अपने जहन में रख लें, याद रहे ना रहे, अगर क्वेश्चन में किसी तरीके से पूछा जाए तो आप इसे बता दें। आगे बात करें, पूर्व में प्रस्तावित आयोजित किए जाने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह के स्थान पर क्या हुआ, पहली बार सड़क सुरक्षा माह। यही इस पॉइंट का क्वेश्चन, किस टॉपिक का मेन पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, पहले सप्ताह के रूप में ये क्या किया जाता, मनाया जाता था। अब ये सड़क सुरक्षा माह के रूप में, मतलब सप्ताह माह में बदल गया है। तो आप देखेंगे सड़क सुरक्षा माह का आयोजन पहली बार ऐसा किया गया है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यही आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप कितना रिकॉल कर सकते हैं, कितने आप चौकन्ने हैं एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पढ़ते वक्त अगर विशेष तथ्य की बात करें तो देखेंगे इस विशेष तथ्य में क्या है। इन विशेष तथ्यों में भी अगर आप चर्चा करें तो देखेंगे जो है विशेष तथ्यों में क्या है, भारत सड़क दुर्घटनाओं की संख्या के संदर्भ में कहाँ
तीसरे स्थान पर है वैश्विक संदर्भ में। ये क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है, याद रखना मेरे बच्चों, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लें। प्रथम आप देखेंगे पहले अमेरिका और जापान है, क्रमशः आप देखेंगे पहले और दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर भारत का नाम आता है। तो आप देखेंगे, और भारत में आप देखेंगे जो परिवहन व्यवस्था है भारत की, उसमें सड़क जो है सबसे आप देखेंगे अहम भागीदारी निभाता है, आप देखेंगे इस क्रम में। और आप ये भी जानते होंगे कि भारत सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के संदर्भ में 11% के साथ विश्व में पहले स्थान पर है। अगर मृत्युओं के संदर्भ में अगर परसेंटेज की बात करेंगे, कौन से परसेंटेज के स्थान पर, तो परसेंटेज में ये पहले स्थान पर है। और यही कीवर्ड आपसे की पॉइंट के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, पॉइंट ठीक याद रखिएगा, पहले स्थान पर है, ठीक है। परसेंटेज के मृत्युओं के संदर्भ में 11% के साथ जो है पहले स्थान पर है कौन, भारत। लेकिन टोटल आर में देखेंगे कि सड़क दुर्घटना के संदर्भ में देखेंगे तो क्या है, जिसमें तीसरे स्थान पर है, लेकिन मृत्यु के परसेंटेज के संदर्भ में पहले स्थान पर है। और इसमें दूसरा स्थान चीन का है और तीसरा स्थान अमेरिका का है। तो आप पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका, ये क्वेश्चन भी आपसे सीक्वेंस में पूछा जा सकता है। यहाँ आगे रखेंगे कि भारत में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में लगभग क्या होता है, 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। ऐसे स्टेटमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में आपको इन्हीं चीजों क्या है, अपने एग्जामिनेशन हॉल के जो तैयारी का दायरा बढ़ा हुआ है, इन्हीं दायरा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखेंगे, और 4.5 लाख से अधिक घायल होते हैं, ऐसे आप देखेंगे। और आप देखेंगे 2019 के संदर्भ में, ये तो आप देखेंगे 2020 के संदर्भ में एक सड़क दुर्घटना रिपोर्ट है, जिसमें आप देखेंगे भारत में कुल सड़क दुर्घटनाएं छोड़ दीजिए, कुल मृत्यु, कुल घायल, ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। सर्वाधिक घटनाएं कहाँ हुई सड़क दुर्घटनाएं, तो आप देखेंगे भारत के संदर्भ में तमिलनाडु आता है। और सर्वाधिक मृत्यु कहाँ हुई है, तो उत्तर प्रदेश में हुई है। यही आप उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तब भी आप ये क्या है, करंट अफेयर्स का विषय आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो देखेंगे अन्य तथ्य के संदर्भ में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2005 तक 50% कमी करने का लक्ष्य है। यही इन लक्ष्यों को भी आप क्या है, ये पॉइंट आप याद रखना, ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि कब तक, तो पहले 2025 याद रखेंगे, और 25 तक कब तक, 50% क्या रखेंगे, कमी लाने का लक्ष्य। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस सन तक 50% लाने का लक्ष्य रखा गया, या तो सन पूछ लेगा या परसेंटेज पूछ लेगा, एक ऑप्शन में होगा, एक क्वेश्चन में होगा। तो दोनों पॉइंट याद रखना, तो आपको क्या है, एग्जाम में वो क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। और दूसरा पॉइंट है सड़क दुर्घटना के कारण जो है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी बोलते हैं, के 3.14% के बराबर सामाजिक आर्थिक नुकसान होता है। और ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी क्या है, पूछ सकती है। याद रखना कि सड़क दुर्घटनाओं का जो भारत में सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी के 3.14% के बराबर सामाजिक आर्थिक नुकसान होता है भारत के जीडीपी का। आप देखेंगे सड़क दुर्घटना, भारत सड़क दुर्घटना जो सुरक्षा पर ब्राजीलिया घोषणा पत्र है। और यही क्वेश्चन आपसे क्या है, ये 2 स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछे जाएंगे। यूपीएससी दोनों स्टेटमेंट आपसे पूछ सकती है, या एक स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन फैक्ट के रूप में पूछ सकती है। इन चीजों को आप याद रखें। तो चलिए फटाफट की क्विक श्रृंखला में आपको बताते हैं कि भारत सड़क सुरक्षा पर ब्राजीलिया घोषणा पत्र है 2015 का। ये सन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सड़क सुरक्षा पर जो ब्राजीलिया घोषणा पत्र है वो किस सन में पारित हुआ, 2015। ब्राजीलिया घोषणा पत्र क्या है ये भी आप बताएंगे। सड़क सुरक्षा पर है के हस्ताक्षर करता है, और जिसके तहत क्या किया जाएगा, सड़क दुर्घटनाओं में मृत्युओं को वर्ष 2020
में 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। 2020 निकल चुकी है, तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। अगर आगे बात करें, ये दोनों ही पॉइंट याद रखेंगे, आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने सड़क सुरक्षा सप्ताह से आज पहली बार हमने देखा, पहली बार घटना ऐसा सबमिट हुई क्या कि सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत को इसके सामाजिक आर्थिक जीडीपी का 3.14% का जीडीपी का नुकसान झेलना पड़ता है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं भारत भी इन क्षेत्रों में देखने की शुरुआत शुरू हो चुकी है। और देखेंगे ब्राजीलिया घोषणा पत्र कहां तक पूरा हुआ है, आप इसे भी क्वेश्चन देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन ब्राजीलिया घोषणा पत्र से रिलेटेड जो भी है, ये आप अपनी यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे वो अटेम्प्ट ले रहे हैं, जो तैयारी देर कर रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपनी डायरी में, अपने जहन में फंसा लें, मतलब नोट डाउन कर लें। तो इस क्रम की बात होगी। आगे बात करते हैं इस क्रम में, तो देखेंगे अब विशिष्ट भू जो है आपका तो पहचान पत्र जारी हुआ था, अब कह दिया गया विशिष्ट भूखंड, इनका भी एक क्या है पहचान संख्या जारी की जाएगी। ULPIN योजना क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछ सकती है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा चुके हैं इस तरीके का मतलब इससे मिलते जुलते। तो पूछा है भारत में ये लागू होने की अवधि है योजना 2022 तक। अभी भारत में संभावना नहीं है, मतलब लागू नहीं हुई है, ये 2022 में है। फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आप देखेंगे वर्तमान में क्या है, वर्ष 2021 में योजना 10 राज्यों में प्रारंभ की गई है। कैसे, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। जब पूरे भारत में कोई योजना लागू नहीं की जाती है, कुछ खास एरिया में लागू की जाती है, तो वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। आप देखेंगे इस क्रम में ये भाग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है। आप देखेंगे पूरे भारत की बात हो रही है, तो पूरे भारत में ये 2022 तक लागू होगी। और ये दोनों स्टेटमेंट आपसे यूपीएससी या स्टेट कमीशन पूछ सकते हैं। तो आप दोनों ही पॉइंट अपनी डायरी में नोट कर लें मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आगे हम बात करते हैं, भाग है इसका कि डिजिटल भारत भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का। ये किसका भाग है, ये भाग भी आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के रूप में कि जो है विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या डिजिटल भारत भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा है। ये डिजिटल भारत भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 2008 से प्रारंभ है भारत में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और इसे कहते हैं, आप देख सकते हैं, इसको भी याद रखें। ये शॉर्ट फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन लिखा हो तो इसे पहचान लें। भूखंड पहचान संख्या में क्या है, ये एक 14 अंकी है, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक आईडी, यूनिक आईडी है ये भूखंड पहचान संख्या है। इसमें क्या होगा, अल्फा और कुछ न्यूमेरिक। आपके लैपटॉप, आपके सिस्टम में अल्फा सबसे ऊपर की पॉइंट में आप देखे होंगे जो क्या है डिनोट करती हैं अल्फा या किसी खास कीवर्ड को। तो देखेंगे न्यूमेरिक, आप देखेंगे 1 2 3 4 इन शब्दों को आप देखेंगे, मैथमेटिकल शब्द, दोनों को मिलाकर ये यूनिक आईडी बनी हुई है। अन्य नाम इसका देखेंगे जमीन की आधार संख्या, मतलब भूमि के लिए आधार, ऐसा अन्य नाम इसको कह सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। इसे जानते हैं, कह नहीं सकते हैं, कहते हैं, ठीक है। अब ULPIN का पूर्ण रूप क्या है, तो आप देखेंगे पूर्ण रूप है यूनिक लैंड जो है पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस वाले आरओ में ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, यूपीपीसीएस आरओ में ये क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से पूछ सकता है कि भैया इसका फुल फॉर्म क्या है जरा बताओ। तो कहोगे यूनिक जो है लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऐसे भी क्वेश्चन आप अपनी डायरी में नोट डाउन करें। तो देखेंगे उद्देश्य के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो उद्देश्य की चर्चा हम बात करते हुए आगे बढ़े तो देखेंगे उद्देश्य क्या है इसका, जो पहचान संख्या आखिर क्यों लाया गया। और यही उद्देश्य आपसे जो है इसका क्या है संदर्भ या अर्थ कहेंगे। तो देखेंगे उद्देश्य है प्रत्येक भूखंड की पहचान करना जिसका
सर्वेक्षण हो चुका है तथा भूमि विवादों का निस्तारण करना। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि प्रत्येक, यहाँ लिखा है विशिष्ट भूखंड, लेकिन इसका उद्देश्य है प्रत्येक भूखंड। तो प्रत्येक भूखंड की क्या है, पहचान करेंगे जिसका सर्वेक्षण हो चुका हो उन तथा भूमि विवादों का निस्तारण करना। ये आपसे पूछा जा सकता है। क्या स्टेटमेंट में 3 पॉइंट बनेंगे। पहला पॉइंट कि प्रत्येक भूखंड की पहचान की जाएगी जिसका सर्वेक्षण हो चुका हो। तीसरा, भूमि विवादों का निस्तारण करना। अब कूट होगा, इसमें 1 सही है, 1 2 सही है, 1 3 सही है या एक ओनली 2 सही है। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसे भी देखेंगे। देश में एक पारदर्शी और एकीकृत, मतलब जिसे कहते हैं भू संरचना प्रबंधन प्रणाली ILIMS का विकास करना, या इसका दूसरा उद्देश्य है। ये उद्देश्य इस उद्देश्य के साथ जोड़कर पूछा जा सकता है। कई उद्देश्य हो गए, ठीक है। हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बता दिए और इनके भी देखना है कि प्रत्येक भूखंड की पहचान की जाएगी जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, भूमि विवादों का निस्तारण करेंगे, देश में पारदर्शी और एकीकृत भूमि संरचना प्रबंधन प्रणाली का विकास करना, जिसे कहते हैं पारदर्शी सरकार की पारदर्शी सरकार है। इसी तरीके से क्या है, पारदर्शी चीजों की आप देखेंगे, ट्रांसपेरेंसी, जिससे पहचान हो सके। तो इन चीजों को एकीकृत भूमि संरचना प्रबंधन प्रणाली का विकास, इस पहचान संख्या का ये प्रमुख उद्देश्य हैं। योजना की पायलट परीक्षण, हमने आपको बताया कि पायलट परीक्षण 10 राज्यों में शुरू हुआ है, जिसमें 11 राज्यों में लिखा हुआ है, देखेंगे, जिसमें बिहार, हरियाणा, गुजरात जो है, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सिक्किम, गोवा, आंध्र प्रदेश और गोवा। तो पायलट प्रोजेक्ट में जितने राज्य हैं, जो कि 2022 में ये क्या है, चालू होगी पूरे भारत में। वर्तमान में 11 राज्य इसमें शामिल हैं। तो 11 राज्यों में आप देखेंगे कौन कौन से हैं। यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की यूपीपीसीएस पूछ सकता है कि भारत में योजना उत्तर प्रदेश में लागू है। उत्तर प्रदेश का अभी नाम आपने नहीं सुना। हो सकता है आपसे 4 पॉइंट पूछे कि ये पॉइंट हैं, एक उत्तर प्रदेश डाल दे, और उत्तर प्रदेश के डालने के क्रम में आप क्या है, उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पूछा गया और आपसे पूछ लिया जाए, आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, तो पूछ होगा ही होगा शामिल। तो क्या है, अभी उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। तो इसको भी आपको याद रखना होगा। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हमने क्या किया है कि भू विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या के बारे में जो है ना, जो एक योजना है भारत में पायलट रूप से अभी लागू है, पूरे भारत में ये लागू नहीं है। इस तरीके से हमने विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या योजना पढ़ी। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में क्या है, पूर्णतः विद्युतीकृत प्रथम भारतीय रेलवे जोन। ठीक है, अगर आप रेलवे की परीक्षा देने जा रहे होंगे तो आपसे क्वेश्चन रेलवे वाले पूछेंगे ही पूछेंगे। एसएससी देने जा रहे होंगे तब भी। अब छोड़िए एसएससी और रेलवे को, अब हम बात करते हैं क्या, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस के क्रम की। तो देखेंगे इस क्रम की योजना में अगर बात करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये कौन सा जोन है, आपको याद रखना है, पश्चिम मध्य जोन, वेस्ट सेंट्रल रेलवे। और इसकी घोषणा की गई है 2021 का करंट अफेयर्स है मार्च। राजस्थान में कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन श्रीनगर जालंधरी को पूर्णतः विद्युतीकरण होने के बाद। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, लेकिन हमें करंट अफेयर्स में कुछ चीजें बताना है। आपको याद रखना है, प्रथम मुख्य भारतीय रेलवे जोन है जो पूर्णतः विद्युतीकरण हो चुका है, तो ये पश्चिम मध्य का है, याद रखनेगा। और इसको किसके बाद ये पूर्णता रूप से हुआ, तो राजस्थान में कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे सेक्शन। अगर आप आरपीएससी का एग्जाम देने जाएंगे तब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आप देखेंगे इस विद्युतीकृत नेटवर्क की लंबाई छोड़ दीजिए, आप चलेंगे अन्य तथ्यों के रूप में। इस वर्तमान में भारत में कितने 16 मुख्य रेलवे जोन है। पहला पूर्ण रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे जोन। आपसे पूछा जाए लाभ क्या होगा इसका, आप देखेंगे यही लाभ आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युतीकरण करने से रेलवे को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है, यूपीपीसीएस पूछ सकती है, अदर स्टेट पूछ सकते हैं। तो पूछा है
ट्रेनों के संचालन गति में वृद्धि होगी, साथ में ईंधन की बचत होगी, यात्रा के समय में कमी लगेगी, पर्यावरण सुरक्षा होगा, क्योंकि पर्यावरण से जुड़े हुई सारी चीजें हैं। तो आप देखेंगे आपको कम समय लगेगा, तो आप क्या है कम रास्ते में खाएंगे पिएंगे तो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचेगा। तो क्या होगा, ट्रेनों के संचालन गति में वृद्धि के साथ ईंधन की बचत, यात्रा में कमी और पर्यावरणीय सुरक्षा होगी। खाने पीने का संदर्भ है, आप खाएंगे पिएंगे तो आप क्या है डस्ट जिसे कहते हैं जो आप फेंकेंगे तो वो क्या है ट्रेन के रास्ते में फैला हुआ कचरा, तो वो भी जुड़ सकते हैं। जोड़ने को है आपको कहां से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, आप देखेंगे रेलवे मंत्रालय का लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य क्या है, रेलवे मंत्रालय क्या करने वाला है अपने लक्ष्य में, इसमें तो देखेंगे कि लक्ष्य है दिसंबर 2023 तक जो है ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क को पूर्णतः विद्युतीकरण करना। और यही लक्ष्य आपसे कोई भी एग्जाम आपसे पूछ सकता है कि भारत में रेलवे को पूर्णतः कब तक जो है ब्रॉड गेज की, ठीक है, कई सारी लाइनें हैं, आप देखेंगे जिसे कहते हैं छोटी लाइन बड़ी लाइन, ठीक है, तो आप देखेंगे ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क को पूर्णतः विद्युतीकृत करने का लक्ष्य दिसंबर 2023 तक ऐसा लक्ष्य रखा गया है। अगर विशेष संदर्भ में अगर हम इसकी चर्चा करेंगे, भारतीय रेलवे को वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक नेट जीरो कार्बन जो है एमीटर बनाने का लक्ष्य है। ये क्वेश्चन शुद्ध कार्बन उत्सर्जक क्या है, शून्य जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक क्या होता है, ये क्वेश्चन अब अपने करंट अफेयर्स का विषय है, यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो नोट डाउन कर लें इसे, ठीक है। तो जीरो नेट कार्बन एमिटर बनाने का लक्ष्य 2030 तक है, याद रखने का। और वर्तमान में हमने बताया था तथ्यों में 16 मुख्य जोन अतिरिक्त कोलकाता मेट्रो को भी प्रशासनिक स्तर पर पृथक रेलवे जोन ठीक है दर्जा प्राप्त है। तो ऐसा कौन सा पूछा जाएगा, कौन सा मेट्रो है जो प्रशासनिक स्तर पर अलग रूप से एक रेलवे जोन के रूप में निर्धारित किया गया है, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा जानकारी है। आप देखेंगे जो कि पहले से पूर्णतः विद्युतीकृत है, ऐसा आपने देखा, आप देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि वर्ष 2019 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित जो है दक्षिण तटीय रेलवे, ठीक है, दक्षिण तटीय रेलवे आप देखेंगे तो क्या होगा, जो मुख्य विशाखापट्टनम का 8वां रेलवे जोन होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमने 18 रेलवे जोन के रूप में जाना। अब आपको रेलवे जोन कैसे पढ़ना है, आपने कभी मैप में निर्धारित किया होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप बनाएंगे ऐसा मैप, इसके बाद आप कहेंगे क्या है नॉर्थ ईस्ट, ठीक, साउथ ईस्ट और क्या होगा साउथ वेस्ट और होगा नॉर्थ वेस्ट। ये तो सेंटर हो गया, यहां भी एक रेलवे जोन होगा, इन पे भी रेलवे जोन होगा, ठीक। अब होगा क्या, कुछ यहां पे होंगे तो ये मध्य में है तो इसको लगाते हुए ऐसा कर देंगे, तो कुछ यहां पे होंगे। तो इस तरीके से आप रेलवे जोन को अपनी तैयारी में याद रखने के क्रम में करें, पूछा जाए कि कौन सा रेलवे जोन कहाँ है तो आप इस तरीके कुछ बनाएं और उसको उस तरीके से समझने की कोशिश करें। तो इस तरीके से देख सकते हैं इसे रेलवे जोन के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे आसियान इंडिया हैकाथॉन। तो हैकाथॉन के संदर्भ में यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकी है, अब दोबारा 2021 की घटना है, चर्चा का विषय है हैकाथॉन के संदर्भ में। इंडिया जो है आसियान इंडिया हैकाथॉन, तो देखेंगे कि फरवरी 2021 में कुल 36 घंटों की अवधि में ये हुआ है, वर्चुअल रूप से देखेंगे। कौन है, कोविड-19 के प्रतिबंधों के कारण जो है तत्काल जो है उद्घाटन करता है हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे उस समय के, उन्होंने इसे लागू किया था। ये सब आपको नहीं जानना है, आप ये देखेंगे ये संस्करण पहला है, मुख्य विषय याद रखें, यही विषय आपसे पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था, और ये क्वेश्चन आपसे टर्म ब्लू इकोनॉमी यूपीएससी पूछ सकती है।
क्योंकि इसी टर्म से रिलेटेड, क्योंकि करंट अफेयर्स का विषय है, आपको जानते हैं, तो करंट अफेयर्स के जो टर्म हैं उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन इकोनॉमी से भी पूछे जा सकते हैं, और इकोनॉमी करंट अफेयर्स से पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है, आप इसे भी जानेंगे। तो इस क्रम में देखेंगे प्रमुख विषय में ब्लू इकोनॉमी, इसका विषय है पूरा ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था और शिक्षा, दोनों ही इस विषय का मेन हिस्सा है। किसका? आसियान इंडिया हैकाथॉन का विषय पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे नीली अर्थव्यवस्था और शिक्षा, या कहेंगे ब्लू इकोनॉमी एंड एजुकेशन, दोनों काम बोल सकते हैं। और प्रतिभाग किया है, आप देखेंगे इसमें भारत और 10 आसियान देश, सभी 10 आसियान देश, मतलब मुख्य रूप से 10 आसियान देश हैं इस समय किसके, इसके जो सदस्य हैं, ठीक है। बाकी पर्यवेक्षक, व्यापार दर्जा अलग अलग है। देशों के साथ साथ 300 छात्रों एवं 110 मार्गदर्शकों, 55 टीमों में बांटकर 11 समस्याओं के अभिनव समस्या हेतु प्रतिस्पर्धा की, मतलब ये हैकाथॉन जो है क्या है, कुछ समस्याएं जो ऐसी हैं आसियान देश प्लस भारत या इनके पर्यवेक्षक देशों के संदर्भ में, ऐसी चर्चा का विषय रहा है। और इसकी पहल की किसने की थी? पहल है ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की। आप देखेंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ऐसी पहल थी, तो पहल के संदर्भ में इसीलिए इनका जो है आयोजक जो है या इनका उद्घाटनकर्ता में आप देखेंगे, इसीलिए शिक्षा मंत्री का नाम आता है। और आप देखेंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में बैंकॉक में 16 आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप थी। मतलब 2019 का आपको एक साथ करंट अफेयर मिलेगा, तो जो आसियान समिट हुई थी भारत आसियान के संदर्भ में, जो है बैंकॉक में 16वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? 2019 का, तो बैंकॉक में हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे यूपीपीएससी से इस तरीके के क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछे होंगे, तो आप देखेंगे सम्मेलन के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप ही जो है इसका विषय है इंडिया हैकाथॉन, जो है आसियान जो है इंडिया हैकाथॉन का समिट का विषय आपने देखा। इंडिया जो है आसियान इंडिया हैकाथॉन क्या है, इसके संदर्भ में देखा। आयोजक के संदर्भ में देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें 2 मंत्रालय सहयोगी थे, एक शिक्षा मंत्रालय, दूसरा विदेश मंत्रालय के सहयोग से। क्रियान्वयनकर्ता कौन है? तो क्रियान्वयन थे अखिल भारतीय शिक्षा परिषद द्वारा सभी आसियान देशों को सभी आसियान देशों की जो नोडल एजेंसी थी, उन एजेंसियों के साथ इन्होंने क्या है, एक क्रियान्वयन किया, समस्याओं पर विचार विमर्श किया। आप देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है, भारत और आसियान देशों के मध्य शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग से आपसी आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करना। इन समस्याओं में, इन विषयों पर जो समस्याएं नोट की गई, 11 समस्याओं आप देखेंगे समस्याएं नोट की गई थी, उन पे ऐसी चर्चा की गई थी। तो इस तरीके से देखेंगे। विशेष अगर देखेंगे तो विशेष क्या है इसका, तो आपको विशेष के संदर्भ में और एक बात क्वेश्चन बता देते हैं, आसियान दृष्टिकोण, ठीक है, एक पत्र होता है, देखेंगे तो आसियान के दृष्टिकोण में अगर बात करें तो आपको दिखाई पड़ेगा क्या, कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का पर कार्यक्रम जो है, जो ASTI 2016-25 के अनुरूप है। तो इसका विशेष उद्देश्य यही है कि जो आसियान के दृष्टिकोण है, कौन सा, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर कार्य योजना, तो ये कार्य योजना के उद्देश्य के विशेष के रूप में ऐसी घटना या ऐसी समिट हुई है। आप देखेंगे इस तरीके से आसियान इंडिया हैकाथॉन के बारे में आपने जाना। आप इसे ब्लू इकोनॉमी के रूप में जाने, क्या होता है, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जो इसकी थीम थी उसको जाना, इसके क्रियान्वयनकर्ता पे देखा, आपका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के रूप में देखा, तो क्या क्या है ये, और आप देखेंगे इस तरीके के उद्देश्य आपसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखेंगे आपको लगेगा कि ये क्या पूछ दिया, और वहीं बच्चे इसको या तो स्किप करते हैं या फिर चांस लेते हैं, चांस लिया या तो मार दिया सिक्सर या फिर आउट हो गए। तो देखेंगे इस क्रम में, तो इस क्रम के साथ साथ आगे बढ़ते हैं कि पूर्णता जो है विद्युतीकृत प्रथम भारतीय रेलवे जोन, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं।
आसियान इंडिया हैकाथॉन के बारे में देख चुके हैं। ठीक है, अब होगा अगला टॉपिक है आपका कि 72वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल विदेशी सैन्य दस्ता। तो अब गणतंत्र दिवस का मुख्य कौन आया, कौन अतिथि है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं, आपसे देख सकते हैं। अब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे इस क्रम में अगर तो वर्ष संदर्भ है कि वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ थी। ठीक, पहला के उपलक्ष्य में भारतीय गणतंत्र दिवस की परेड में बांग्लादेश के जो है 122 सदस्यीय सैन्य दस्ते ने भाग लिया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूपीपीसीएस पूछ सकती है, स्टेट कमीशन पूछ सकते हैं। ज्यादा पूछने की संभावना है कि किस विदेशी सैन्य दस्ते ने भारत की 72वीं गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया। तो बांग्लादेश की आप देखेंगे, कारण था उनकी 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, आप देखेंगे। और आगे अगर बात करें संबंधित समारोह के संदर्भ में, तो 72वीं जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा आएगा कि कौन से नंबर का इसमें गणतंत्र दिवस है, जो 26 जनवरी जो है 2021 को मनाया गया था। और विशेष है, देखेंगे कि विशेष है 2016 में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी भारत के गणतंत्र दिवस में परेड लेने वाली यह पहली विदेशी टुकड़ी थी। तो इससे पहले फ्रांस की विदेशी सैन्य दस्ते ने भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत में परेड में जो है सैन्य दस्ते के रूप में भाग लिया था। कब? 2016 में। आगे चर्चा देखें तो देखेंगे इस क्रम में कि 2017 में अगर बात करेंगे, अब 17 की बात देख लेते हैं। तो 17 में आप चलेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि यूएई के नाम आप चर्चित होंगे कि प्रतिभाग के बाद बांग्लादेश अब तीसरा बन गया है। ठीक है, 2016 देखा, 2017 देखा, अब तीसरा हुआ 2021 के संदर्भ में। ठीक, देखेंगे कि देश ने एक तीसरा देश बन गया जिसके सैन्य दस्ते ने भारतीय गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया। और आपको तीनों का नाम याद रखना है कि कौन कौन से इससे पहले ले चुके हैं, प्रेजेंट टाइम किसने लिया है, क्योंकि अभी मात्र 3 बार ऐसी घटनाएं घटी हैं। अब बात करेंगे देश केरल में क्या होगा, केरल का पहला मानव मिल्क बैंक। आपने अभी बहुत सारे मिल्क बैंक सुने होंगे, अब मानव मिल्क बैंक जो है क्या है, मिल्क बैंक के मानव के मिल्क बैंक के बारे में चर्चा देख सकते हैं कि भारत में केरल का पहला है, केरल का पहला मानव मिल्क बैंक। तो देखेंगे कौन है, फरवरी 2021 की घटना है, उद्घाटनकर्ता की शैलजा, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री केरल। आप देखेंगे इससे कोई लेना देना नहीं है, आप इस चीज को याद रखें। आप एक तो इसी पॉइंट को आप नीचे ना पढ़ना चाहें तो इतना ही पॉइंट याद रखें। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो इतने में ही आप सही कर लेंगे। अब आगे अगर कुछ और जाना है तो देखेंगे कि केरल में स्थापित की गई है, ऐसी घटना आपसे पहले ही है। और स्थापना कहाँ हुई है, ठीक है, स्थापना इसकी की है रोटरी क्लब ऑफ कोचीन ग्लोबल द्वारा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रोटरी क्लब ऑफ कोचीन ग्लोबल क्या है, और यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगी। ऐसा क्वेश्चन कभी पूछ सकती है आपसे कि ये इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो रोटरी क्लब ऑफ कोचीन ग्लोबल द्वारा की गई है सुविधा क्या है, नवजात शिशुओं को मां का संरक्षित दूध जो है ब्रेस्ट मिल्क उपलब्ध कराना। आप देखेंगे ऐसा इसका प्रमुख सुविधा युक्त ऐसी योजना शुरू की है। और आप देखेंगे कि विशेष क्या है इसमें, विशेष है कि केरल का ये दूसरा मानव मिल्क बैंक त्रिशूल आप देखेंगे स्थापित, ये दूसरा है। भारत में पहला मानव मिल्क बैंक, ऐसी घटना भारत में पहली घट चुकी है, वो केरल में पहली थी। तो 89 का दौर है। मुंबई में देखेंगे एक अस्पताल, सायन नाम है, छोड़ दीजिए, लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल जनरल अस्पताल में खोला गया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ऐसी घटना। और दूसरी घटना आप चलेंगे आगे देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में पहला मानव मिल्क बैंक आप देखेंगे जो है
क्या होगा कि दिसंबर 2020 में गुवाहाटी में, ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत गुवाहाटी की बात हो रही है, मतलब असम की बात हो रही है, तो असम में ऐसा खोला गया है। तो भारत के अलावा आप देखेंगे कई हिस्सों में ऐसी घटनाएं घटी हैं। तो आपको देख सकते हैं केरल का पहला हुआ, ठीक, भारत में पहला जो है बॉम्बे में हुआ, दूसरा आप देखेंगे 20 की घटना है, और पूर्वोत्तर भारत की बात देखेंगे तो ये दिसंबर 2020 में। ऐसी तीसरी क्रम का ऐसी घटना आपने देखी, आपसे ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, पूछा जा सकता है। स्टेट ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ग्रेटर त्रिपालैंड की मांग, आपने बहुत सारे मांग सुनी होगी, आपने गोरखालैंड की मांग सुनी, एक और, ठीक है, सॉरी, तो एक और इसमें देखेंगे कि ग्रेटर त्रिपालैंड। तो ग्रेटर त्रिपालैंड क्या है, आप इसे देख सकते हैं। अभी आपने भारत में क्या है, राज्यों की मांग सुनी है, नए नए राज्यों की मांग शुरू हो रही है। तो किसके द्वारा है, त्रिपुरा के शाही वंशज थे प्रघोद किशोर माणिक्य देव वर्मा द्वारा। इसका कहा कि हमें ग्रेटर त्रिपालैंड चाहिए। तो ये क्या है, कोई खास एरिया होगा जो डिनोट कर रहा होगा, ठीक है, कुछ खास राज्य के बारे में, जो 2021 में चर्चा की विषय है, त्रिपुरा की जनजातियों के लिए पृथक राज्य की मांग। और यही त्रिपुरा का है। तो आपको यही याद रखना है कि त्रिपुरा में ये पूछा जाएगा कि किस हिस्से में ये मांग उठी है भारत के, ग्रेटर त्रिपालैंड क्या है ये क्वेश्चन, क्योंकि भारत में क्या है जो है पृथक जो है राज्य की बात हो रही है। आप देखेंगे भाषाई आधार पर भारत के राज्यों की मांग कई आधारों पे उठी थी, फिर धीरे धीरे क्या है भारत में राज्य के बनने के क्रम में, भारत जो है बना, तो आप देखेंगे कई राज्यों के फॉर्मेशन हुए हैं, फिर से एक नए राज्य की मांग उठी है। तो त्रिपुरा के जनजातियों के लिए क्या है, पृथक राज्य की मांग की गई है। और शामिल क्षेत्र होगा इसमें कौन सा, त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद, जिसे कहते हैं असम एवं मिजोरम के क्षेत्र, और बांग्लादेश का वह सीमावर्ती क्षेत्र जहां त्रिपुरी जनजाति निवास कर रही है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी, या आपने राजनीतिक घटनाक्रम में अपनी मेंस आंसर राइटिंग किसे कहते हैं, कि भारत में क्षेत्रीय राज्य बनने की क्रम के विकास में बढ़ रही घटनाओं के क्रम में राजनीतिक अस्थिरता पर, या ऐसे क्वेश्चन आपसे समीक्षा पूछी जाए तो आप इन चीजों को उतार सकते हैं। बाकायदा करंट अफेयर्स से शामिल चीजों को आगे बात करेंगे तो देखेंगे इसमें विशेष क्या है। तो ये आप इसे याद रखेंगे, त्रिपुरा में है, जो है त्रिपुरा में कौन सा है, त्रिपालैंड की मांग की गई है। और विशेष है इसका कि विशेष के रूप में अगर चर्चा करें तो देखेंगे विशेष के संदर्भ में, विशेष है इसका कि इसके पूर्व जो है, इससे पूर्व भी मांग हुई है कौन से, इंडिजीनियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, अलग राज्य त्रिपालैंड की मांग कर रही थी, जो अब वर्तमान में कहाँ है, भाजपा सरकार में शामिल है। तो क्या होगा कि जो है, जो एक सदस्य थे, यहाँ इन्होंने ये पार्टी बनाई होगी, यहाँ से इन्होंने कुछ सीटें जीती होंगी, फिर उन्होंने क्या है वर्तमान सरकार में शामिल होकर अभी इस मांग पर चुप हो गए, क्योंकि अभी क्या सरकार का हिस्सा है। तो देखेंगे पूर्व इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने ऐसी मांग पहले भी उठाई थी। और ये भी देखेंगे कि प्रघोद किशोर माणिक्य ने ग्रेटर त्रिपालैंड की मांग ग्रेटर जो है कौन से, नागालिम की तर्ज पर की है। ये कांग्रेस पार्टी के त्रिपुरा के अध्यक्ष प्रदेश रह चुके हैं। मतलब ये पूछा जाएगा कि ग्रेटर जो नागालिंगम की तर्ज पर की गई है, तो नागालिंगम ने क्या तर्ज की मांग की गई थी, उनका क्या स्टेटमेंट था, उन्होंने कौन सा एरिया डिनोट किया था, ठीक है, जो इस ग्रेटर त्रिपालैंड की मांग को दोबारा से रिपीटिशन हुआ है। तो इसे देख सकते हैं। बस चर्चा का विषय इसमें इतना है कि आपको ग्रेटर त्रिपालैंड याद रखना है, भारत के किस क्षेत्र में इसकी मांग उठी है, क्यों उठी है, कौन कौन से क्षेत्रों में शामिल किया जाने की मांग की गई है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ चीजों को, तो आज के हमने इस टॉपिकों में देखा क्या क्या हमने पढ़ा, आज देखेंगे। पहला महेंद्रगिरी बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा,
ठीक, इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है। दूसरा, विश्व सतत विकास के बारे में पढ़ा। तीसरा, टेरी के बारे में पढ़ा। ठीक है, आप और प्रथम जो है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के बारे में जाना। ठीक है, और देखेंगे कि विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या के बारे में जाना। और आप देखेंगे कि और आपने देखा पूर्णतः प्रथम विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन। ठीक है, और आपको याद रखना है इंडिया वो आसियान इंडिया या इंडिया आसियान हैकाथॉन 2021 क्या है, इसकी समिट क्या है, इसकी थीम क्या है, किसके उद्देश्य पर है, यहां से क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और प्रथम पूर्णतः विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन, इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। इंडिया हैकाथॉन की चर्चा कर चुके हैं। और देखेंगे 72वीं गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल विदेशी सैन्य दस्ते की बात की गई है। केरल के पहले मानव बैंक की बात की गई है। और केरल के साथ साथ भारत के अन्य हिस्सों में कहां कहां मानव मिल्क हैं, इनकी चर्चा की। और देखेंगे इसके साथ साथ ग्रेटर तिपालन। तो इस तरीके के आज के टॉपिक में हम लोग इतने टॉपिक कंप्लीट किए हैं। मिलते हैं, आई होप आप इन्हें की पॉइंट के रूप में नोट डाउन कर लें। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आप देखेंगे अगली क्लास में हम नए क्लास में आपको फिर से करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। और आप तब तक के लिए आप रिवाइज करें। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।